हेलो। क्या आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जूली, राजदीप, हर्षिता, मनीष, निकिता, आरती, अविनेश, सुषमा, मोनी, शगुन, पारुल। थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। नीतीश जी। चलिए, सब लोग बढ़िया हैं। पढ़ाई अच्छी चल रही है सभी लोगों की। मैं बहुत अच्छा हूँ यार, थैंक यू सो मच। तो आज काफ़ी सारी चीज़ें लिखना है आप लोगों को। तैयार है लिखने के लिए? आज एक राइटिंग डे होने वाला है आपका, लिखने वाला दिन। ओके। तो मुझे एक बात और बताइए दोस्तों। जो आज आपको शायद पता पड़ेगा, ज्योग्राफी की क्लास क्या आप शाम को ही होगी, सुबह नहीं होगी? नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक, चले शुरू करते हैं क्लास को। थैंक यू मनीष। नहीं, अब नोट्स तो अब नहीं होगा। अब नोट्स मैंने कहा ना कि अब सीधा हम लिखेंगे चीज़ों को। अब पीपीटी वगैरह नहीं है ही नहीं अब पीपीटी वगैरह। ना, तो हम लिखेंगे सिर्फ चीज़ों को। ठीक है। चलो, तो अब ध्यान देते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले पहले एक बार अब फोकस करेंगे पढ़ाई पर, ठीक है? अब पढ़ना शुरू करेंगे, अब फोकस करेंगे। तो पहले एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने कल किन किन बातों के बारे में बात करी थी। तो कल हमने डिस्कस किया था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। ऑर्डर ऑफ अराइवल हमने डिस्कस किया था। फिर हमने चर्चा की थी कि अलग अलग कारण क्या है, अलग अलग रीजंस क्या है, इसके बारे में भी हमने बात की थी। और थोड़ा सा हमने भारत की परिस्थितियों को समझने की कोशिश भी की थी। हमने इंडिया की सिचुएशन को समझने की कोशिश भी की थी कि उस समय भारत की परिस्थितियां किस प्रकार की थी। ठीक है। तो अब आगमन के क्रम में आप ही लोग कमेंट करके बताएंगे किस प्रकार से कंपनी आई, कहां पर उन्होंने अपना पहला कारखाना खोला। तो आप बताएंगे कि सर सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे, सबसे पहले पोर्चुगीज इंडिया आए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पुर्तगाली हैं वो भारत आने वाले सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय हैं, और वे सबसे आखिरी में भारत से जाने वाले यूरोपीय हैं। तो पोर्चुगीज आर फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो, ये चीज हमने कल डिस्कस करी थी। ठीक है। पुर्तगाली कब आए थे भारत? तो आप बता रहे होंगे कि सर ये 1498 में इंडिया आए। इसके बाद इन्होंने अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? तो जवाब देंगे कि सर इन्होंने अपना पहला कारखाना कोचीन में खोला था, जो कि केरल में आता है। कहाँ पर खोला था पहला कारखाना? तो पहला कारखाना कोचीन में खोला था। ठीक है, पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? कोचीन में खोला था। पुर्तगालियों के बाद दूसरी कंपनी कौन सी थी दोस्तों? कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो जवाब आना चाहिए सर, दूसरी कंपनी थी डच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ठीक। फिर तीसरी कंपनी कौन सी थी? तो सर तीसरी कंपनी थी अंग्रेज, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अंग्रेज। चौथी कंपनी कौन सी थी? सर डेनिश। डेनिश। और पांचवी और अंतिम कंपनी कौन सी थी? तो जवाब देंगे सर फ्रांसीसी पांचवी और अंतिम कंपनी थी। अब जल्दी जल्दी कमेंट करके ये आपको और बताना है कि इनका पहला कारखाना कहाँ था, इनका पहला
फैक्ट्री कहाँ पर था? तो डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो जवाब देंगे सर मसूलीपट्टनम। कहाँ पर खोली थी दोस्तों? मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो इन्होंने भी मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो सर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रांक्यूबर में खोली थी, जो कि तमिलनाडु में आता है। और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी, जो कि गुजरात में आता है। और फ्रांसीसी काफी बाद में आए हैं, 1664 में आए हैं, तो बहुत लंबा समय फ्रांसीसियों को भारत आने में लगा है। फिर हमने कल कारणों की चर्चा भी कर ली थी कि रीजन क्या है। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन था मसाले, याद आ रहा होगा आपको, मसालों की चर्चा हमने करी थी। फिर दूसरा हमने देखा था कि होने वाले परिवर्तन यूरोप में होने वाले परिवर्तन बेसिकली 1400 और 1500 के आसपास जो यूरोप है वहां पर बहुत बड़े चेंजेस होते हैं। खास तौर पर पश्चिमी यूरोप में हमने बताया था आपको कि पश्चिमी यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर अब वणिकवादी और पूंजीवादी व्यवस्था का उदय हो चुका है। जो वेस्टर्न यूरोप है वहां पर अब फ्यूडल सिस्टम खत्म हो चुका है, सामंतवादी व्यवस्था खत्म हो चुकी है, और उसके स्थान पर वहां पर मर्केंटलिज्म और न्यू कैपिटलिज्म का राइज हो रहा है। उसके अलावा वैज्ञानिक चेतना आ रही है, धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी। और इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था 1453 में, 1453 में जो ऑटोमन एम्पायर है इसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार कर लिया और व्यापार पर कर बढ़ा दिया। जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो इतनी बातें कल हमने पढ़ ली थी, आई विश आपको याद होगा। सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, वही आपका एक मॉडल आंसर भी होगा। फिर हम भारत की परिस्थितियां 18वीं सदी में क्या थी वो समझेंगे, और फिर हम पुर्तगालियों की बात करेंगे, फिर हम पोर्चुगीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शैल वी स्टार्ट, लिखना शुरू करें। तो अगली हेडिंग लगाइए, भारत में पुर्तगालियों के आगमन का कारण, और लिखना शुरू करेंगे आप लोग, भारत में पुर्तगालियों के आगमन का कारण। ठीक है, देखिए हमने कल आपको एक चीज दिखाई थी मैप में कि एक ट्रीटी ऑफ टॉर्डेलियास करके हुई थी, और उस ट्रीटी के तहत ये कहा गया था, एक लाइन खींची गई ब्राजील के पास से, और कहा कि ब्राजील के जो भी पूर्व में क्षेत्र है वो सब पुर्तगाल का अधिकार होगा, जबकि उसके पश्चिम में जो क्षेत्र है उस पर स्पेन का अधिकार होगा। तो आप देखिए इस पूरे क्षेत्र में आपको पोर्चुगीज देखने के लिए मिलेंगे, स्पेनिश कम देखने के लिए मिलेंगे। जबकि जब आप अमेरिका वाले क्षेत्र में जाते हैं तो विशेष तौर पर लैटिन अमेरिका वाले क्षेत्र में आपको अधिकांश स्पेनिश देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका कारण रहेगा। ठीक है, चलें तो शुरू करें फिर लिखना, बताइए एक बार। हाँ, आप लोग रेडी हो तो बता दीजिए, फिर मैं लिखवाना शुरू कर देता हूँ आपको। ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ।
हेडिंग लगा लीजिए। लिखेंगे किस तरह से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है, तो यहाँ पहले इंट्रो आएगा इस तरह से, ठीक है। फिर आप पॉइंट लिखेंगे, फिर यहाँ पर सब पॉइंट लिखेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे और फिर कंक्लूजन लिखेंगे। या अब फॉर्मेट लिखना सीख जाइएगा। मैं हर चीज में आपको फॉर्मेट बताऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही फॉर्मेट आपको आंसर राइटिंग में भी फॉलो करना है, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखना, इंट्रो यहां से शुरू करना, जब मैं पॉइंट बोलूंगा तो थोड़ा सा अंदर पॉइंट करके लिखोगे, फिर सब पॉइंट बोलूंगा तो इस तरह लिखोगे, फिर पॉइंट वापस अपने उस पर आ गए और फिर ये कंक्लूजन। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रखोगे मुख्य परीक्षा में आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए लिखना शुरू करेंगे। डार्डवेल के अनुसार, डार्डवेल के अनुसार नहीं, हमने ने आपको बताया कि उन्हें परमिशन नहीं मिली थी, उन्हें अनुमति नहीं मिली थी सूरत में। तो उन्होंने अपना पहला कारखाना फिर कहाँ पर खोला था? उन्होंने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में जाकर के खोला था। बाद में उन्हें सूरत में परमिशन मिलेगी और पश्चिम भारत में वो उनकी पहली फैक्ट्री होगी, ठीक है। ये हमने कल आपको समझाया था। चलिए लिखिए। डार्डवेल के अनुसार मध्य युग की, एक मिनट, ये क्या बोल रहे हो मोहम्मद आरिफ आप? अगर मेरे प्री एग्जाम में कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होगे, मतलब क्या है इस चीज का? नहीं नहीं, गलत नहीं है दोस्तों। 1668 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, 1664 में उन्होंने कंपनी बनाई थी, ठीक है। क्या बोल रहे हो आप ये? फ्री में कुछ होगा तो आप जिम्मेदार होंगे, मतलब क्या है इस चीज का? तो प्री के सिलेबस के लिए अभी आएंगे ना टीचर्स आपके लिए पढ़ाने के लिए, शुरू होगा आपका प्री का सिलेबस अभी, ठीक है। मेरा जो काम है मैं अपना काम करके जाऊंगा। प्री का सिलेबस देखो दोस्तों, आपका प्री का सिलेबस जल्दी शुरू होने वाला है। एंशंट और मिडाइवल भी आपका शुरू होने वाला है, ठीक। चलिए लिखना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। डार्डवेल के अनुसार, लिखेंगे। डार्डवेल के अनुसार मध्य युग की किसी भी घटना का, अभी अपन इंट्रो लिख रहे हैं। डार्डवेल के अनुसार मध्य युग की किसी भी घटना का संसार पर, संसार पर इतना प्रभाव नहीं हुआ, संसार पर इतना प्रभाव नहीं हुआ जितना कि, जितना कि भारत जाने के, भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से, समुद्री मार्ग खुल जाने से हुआ। डार्डवेल के अनुसार, डार्डवेल के अनुसार मध्य युग की किसी भी घटना का संसार पर इतना प्रभाव नहीं हुआ जितना कि भारत जाने के
समुद्री मार्ग खुल जाने से हुआ। इंग्लिश में, परहैप्स परहैप्स नो अदर इवेंट ऑफ मिडल एज, परहैप्स no other event of middle age had as much impact on as much impact on civilized world civilized world as the opening of sea routes to India. Opening of sea routes to India, according to Dodwell, DODWELL, Dodwell. इसी के बाद पूर्ण विराम लगा के, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के मध्य प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध स्थापित थे। हालांकि नवीन समुद्री मार्ग द्वारा यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के निम्नलिखित कारण थे। हालांकि समुद्री मार्ग द्वारा यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के निम्नलिखित कारण थे। इंग्लिश में, एंशियंट ट्रेड रूट्स वर established between India and Europe, but followings are the reason which forced Europeans to advent in India, अब ये आपने एक इंट्रोडक्शन लिख लिया। हाँ, मैं आंसर लिखवा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसका आंसर लिखवा रहा हूं। तो ये आपने क्या कर लिया दोस्तों, ये जो अभी आपने लिखा है ये आपका परिचय है। अच्छा, एक बात आपको मैं बताऊं कि एक सीधा प्रश्न भी आ सकता है, जो कथन वाले प्रश्न होते हैं ना, तो आपको कथन वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको डॉडवेल का स्टेटमेंट लिखवाया है, डॉडवेल एक इतिहासकार रहे हैं, तो डॉडवेल का जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया है वो भी एक प्रश्न के रूप में आ सकता है। और अभी मैं आपको ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा जो सीधे स्टेटमेंट वाले होते हैं। ठीक है, अब आपने ये लिख लिया। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि एक आंसर में पैराग्राफ भी होंगे और उसी आंसर में पॉइंट भी होंगे, तो अब आप यहां से पॉइंट लिखना शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखिए दोस्तों, यहां पर पहला पॉइंट लिखिए। अभी आप समय की चिंता मत करो, अभी बस आंसर लिखो। चलिए, पहला पॉइंट लिखिए, मांस संरक्षण हेतु यूरोप में भारतीय मसालों की अत्यधिक मांग। ये पहला पॉइंट है आपका, मांस संरक्षण हेतु यूरोप में भारतीय मसालों की अत्यधिक मांग। इंग्लिश में लिखें, एक्सट्रीम डिमांड ऑफ इंडियन स्पाइसेस, extreme demand for Indian spices in Europe to preserve the meat. दूसरा लिखिए, मार्को पोलो, दूसरा पॉइंट लिखिए, मार्को पोलो जैसे यात्रियों के
मार्को पोलो जैसे यात्रियों के वृतांत से यात्रियों के वृतांत से पूर्व के पूर्व की संपदा की जानकारी। मार्को पोलो जैसे यात्रियों के वृतांत से पूर्व की संपदा की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट द wealth of east wealth of east by travelogue of travelogue of travelogue of मार्को पोलो ट्रेवलॉग ऑफ मार्को पोलो। ठीक है। अब मार्को पोलो, जैसे हमने कल आपको बताया था कि मार्को पोलो स्थलीय मार्ग से चला, वो चाइना घूमा, वो इंडिया भी आया, और जब वो वापस गया तो उसने जो बुक पब्लिश की, उस बुक ने बहुत अट्रैक्ट किया लोगों को कि इतनी सारी संपदा पूर्व में है। चाइना और इंडिया बहुत बहुत ज़्यादा रिच इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा रिच इकोनॉमी। तो जब इसके बारे में यूरोपियंस को पता पड़ा तो वहां पर तो वणिकवाद की शुरुआत हो ही चुकी है, वहां पर मर्केंटलिज्म की शुरुआत हो ही चुकी है। तो अब उनका आकर्षण और बढ़ेगा, अब वो और भी ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होंगे कि हमें भी ईस्ट में जाना चाहिए और यहाँ पर अधिकार करना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए आप, तीसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों, इसमें तीसरा पॉइंट लिखें। 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले यूरोप में होने वाले तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं आप। 14वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले निम्नलिखित निम्नलिखित परिवर्तनों ने निम्नलिखित परिवर्तनों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन की पृष्ठभूमि को तैयार किया। जैसे बोल दूंगा मैं, 14वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले निम्नलिखित परिवर्तनों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन की पृष्ठभूमि को तैयार किया। इंग्लिश में एक बार रिपीट करते हैं। फॉलोइंग रीजंस फॉलोइंग चेंजेस इन 14th century Europe following changes in 14th century Europe led the foundation of arrival of European in India ठीक। अब इसमें सब पॉइंट लिखोगे आप, ये आपका तीसरा पॉइंट है, इसमें आपके सब पॉइंट इस तरह से। तो पहला सब पॉइंट लिखिए, 3-4 सब पॉइंट लिखना है आपको। लिखें, पहला सब पॉइंट लिखें दोस्तों। पश्चिमी यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का पतन और नवीन राष्ट्र राज्यों का उदय। पश्चिमी यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का पतन और नवीन राष्ट्र राज्यों का उदय। इंग्लिश में लिखें, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम एंड राइज ऑफ न्यू नेशन स्टेट। राष्ट्र राज्यों का अर्थ यह है कि अब यहाँ के लोग एक साथ जुड़ेंगे और लोगों के अंदर पहली बार एक राष्ट्र की भावना आएगी। सामंतवाद, जिसके तहत राजा जमीन का पूरा टुकड़ा एक व्यक्ति को दे देता था, उस व्यक्ति को सामंत कहा जाता था, और पूरे किसान उसकी जमीन पर काम किया करते थे, और साथ ही साथ में किसानों के पास जो जमीन होती थी उस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जो भी टैक्स सामंत तय करता था। तो इस व्यवस्था में जो किसान हैं उनकी स्थिति बहुत बुरी थी,
ना वो ज्यादा उत्पादन कर पा रहे थे, जिस वजह से व्यापार नहीं हो पा रहा था, ट्रेड नहीं हो पा रहा था। याद रखिए दोस्तों, व्यापार और शहर दोनों का विकास तभी होगा जब एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन होगा। मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। अब देखिएगा, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति गांव से है, तो गांव के आसपास शहरों का विकास तभी होता है जब गांव के कुछ लोग शहर जाते हैं। तो गांव का व्यक्ति शहर जाएगा कैसे? वो तभी जा सकता है शहर जब उसकी कृषि से आय थोड़ी ज्यादा हो, एग्रीकल्चर से उसकी इनकम थोड़ी ज्यादा हो। अगर उसके पास ज्यादा इनकम नहीं होगी, मान लीजिए कि उसके पास इतनी ही आय है कि वो सिर्फ अपना पेट भर सकता है, वो सिर्फ अपना भरण पोषण कर सकता है, तो वो कितना भी प्रयास करे, वो किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं भेज सकता। लेकिन जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा, तो उसकी आय में बढ़ोतरी होगी और वो बाहर आएगा। तो यहाँ पर चूंकि सामंतवादी व्यवस्था थी, फ्यूडल सिस्टम था, तो ज्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा था, हो भी रहा था तो वो सामंत ले ले रहा था, जिस वजह से शहर और व्यापार का विकास हुआ होगा, थोड़ा बहुत ही हो पाया, बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया। लेकिन जब पश्चिमी यूरोप में यह व्यवस्था खत्म होगी, तो अब देखेंगे कि अब व्यापार वगैरह में बढ़ोतरी होगी। दूसरा सब पॉइंट लिखिए, सेकंड सब पॉइंट लिखिए, सामंती अर्थव्यवस्था के स्थान पर, लिखिए, सामंती अर्थव्यवस्था के स्थान पर, सामंती अर्थव्यवस्था के स्थान पर वणिकवादी, वणिकवादी तथा तथा नवीन पूंजीवादी व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का उदय। सामंती अर्थव्यवस्था के स्थान पर, सामंती अर्थव्यवस्था के स्थान पर नवीन नवीन पूंजीवादी, पूंजीवादी, नवीन पूंजीवादी तथा वणिकवादी अर्थव्यवस्था का उदय। इंग्लिश में, राइज ऑफ, राइज ऑफ, राइज ऑफ न्यू mercantilism and capitalism, rise of new mercantilism and capitalism instead of, instead of feudal economy, instead of feudal economy। ठीक है, इसी में, इसी पॉइंट में लिखिएगा, इस व्यवस्था के लिए, इस व्यवस्था के लिए नवीन उपनिवेशों की आवश्यकता थी। इस व्यवस्था के लिए नवीन उपनिवेशों की आवश्यकता थी, ताकि ताकि अधिक से अधिक मात्रा में धन का संग्रह किया जा सके, अधिक से अधिक मात्रा में धन का संग्रह किया जा सके। इसी पॉइंट में है, इस व्यवस्था के लिए नवीन उपनिवेशों की आवश्यकता थी, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में धन का संचय किया जा सके। इंग्लिश में लिखेंगे, दिस सिस्टम रिक्वायर्ड, दिस सिस्टम रिक्वायर्ड colonialism, colonialism by which, by which state could collect, state could collect capital, capital। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, ईसाई, नहीं ये वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यूरोप, यूरोप में पुनर्जागरण के पश्चात, अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, यहां पे सब पॉइंट, यूरोप में पुनर्जागरण के पश्चात, यूरोप में पुनर्जागरण के पश्चात, पुनर्जागरण के पश्चात नवीन वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण के पश्चात नवीन वैज्ञानिक चेतना का प्रसार हुआ, जिसका परिणाम, जिसका परिणाम
जिसका परिणाम उन्नत उन्नत नौ परिवहन यंत्र तथा जहाज थे। उन्नत नौ परिवहन यंत्र तथा जहाज थे। इंग्लिश में लिखिए, राइज ऑफ न्यू साइंटिफिक टेम्पर न्यू साइंटिफिक टेम्पर इन यूरोप आफ्टर रेनेसॉ इन यूरोप आफ्टर रेनेसॉ which promoted advanced technologies in navigation advanced technologies in navigation। अगला पॉइंट लिखें, इसी में सब पॉइंट आएगा, सब पॉइंट में लिखें, चर्च के प्रभाव में कमी लाने हेतु प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का उदय। चर्च के प्रभाव में कमी लाने हेतु प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का उदय। राइज ऑफ प्रोटेस्टेंट मूवमेंट rise of Protestant movement to reform to religious reform rise of Protestant movement for religious reform। ठीक है, चलो अब आप चौथे पॉइंट पे आएंगे, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपने सब पॉइंट के रूप में लिख लिए। अब चौथे पॉइंट पर आइए। इसी का प्रभाव पड़ा, अगर यूरोप में ये नहीं होता तो भारत में फिर यूरोपियंस नहीं आ पाते। अगला लिखिए, यूरोप के शासकों जैसे राजकुमार हेनरी यूरोप के शासकों जैसे राजकुमार हेनरी, ब्रैकेट में लिखेंगे द नेविगेटर। ठीक है, ये पुर्तगाल के राजकुमार थे। यूरोप के शासकों जैसे द हेनरी, यूरोप के शासकों जैसे राजकुमार हेनरी, यूरोप के शासकों जैसे राजकुमार हेनरी, ब्रैकेट में लिखेंगे द नेविगेटर, के द्वारा बड़े पैमाने पर बार्थोलोमियो डियास कॉमा वास्को डिगामा जैसे साहसी नाविकों का वित्त पोषण। इंग्लिश में लिखें, फाइनेंशियल सपोर्ट टू brave sailors like Bartholomew Diaz, comma Vasco da Gama, etc. by the rulers of Europe, such as Prince Henry, ब्रैकेट में द नेविगेटर।
चलिए पांचवा पॉइंट लिखिए। पांचवे पॉइंट में लिखें, ईसाई धर्म के ईसाई धर्म के प्रसार की महत्वाकांक्षा। ईसाई धर्म के प्रसार की महत्वाकांक्षा। वित्त पोषण। ईसाई धर्म के प्रचार की महत्वाकांक्षा। एम्बिशन एम्बिशन टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड वाइड। एम्बिशन टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एम्बिशन टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड वाइड। चलिए अब आखिरी पॉइंट लिखिए इसमें, लास्ट पॉइंट, छठवा। लिखें, छठवें पॉइंट में लिखें, 1453 में 1453 में तुर्की सुल्तानों ने ऐसा लिखे, 1453 में तुर्की सुल्तानों, ब्रैकेट में ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, 1453 में तुर्की सुल्तानों ने, और तुर्की सुल्तानों के ब्रैकेट में ऑटोमन साम्राज्य। 1453 में तुर्की सुल्तानों ने कुस्तुनतुनिया कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इंग्लिश में लिखें, ऑटोमन एम्पायर कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। 1453 में तुर्की सुल्तानों, ब्रैकेट में ऑटोमन साम्राज्य, ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कॉमा लगाइए इस तरह का। परिणाम स्वरूप पूर्व और पश्चिम के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। परिणाम स्वरूप पूर्व और पश्चिम के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। रिजल्टिंग दी capture of ancient trade route between India and Europe। ठीक है, अगला लिखिए, इसी पॉइंट में कंटिन्यू। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस और जेनेवा। ठीक है, वेनिस और लिखिए, इसके अलावा लिखिए जरा इस पॉइंट को। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का अधिकार था, और वे
पश्चिमी यूरोप के और वे पश्चिमी यूरोप के नए राष्ट्रों को इसमें भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। इसमें भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का अधिकार था। जेनेवा नहीं है, जेनोवा, जेनोआ, यहाँ लिख दे रहा हूं, जेनोआ, जेनोआ, ठीक है। जेनेवा नहीं है, जेनेवा अलग जगह है, हम जेनोआ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस और जेनोआ के व्यापारियों का अधिकार था और वे पश्चिमी यूरोप के नए राष्ट्रों को इसमें भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। अतः 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 पुर्तगाल और स्पेन पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश मसालों मसालों पुर्तगाल और पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश मसालों की बढ़ी हुई कीमतों मसालों की बढ़ी हुई कीमतों तथा तथा ऑटोमन साम्राज्य के व्यापारिक अधिकार को व्यापारिक अधिकार को खत्म करने हेतु भारत भारत तथा इंडोनेशिया, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मसाला द्वीप, भारत तथा इंडोनेशिया, भारत तथा इंडोनेशिया ब्रैकेट में मसाला द्वीप पहुंचने के नवीन समुद्री मार्ग तलाशने लगे। नवीन समुद्री मार्ग तलाशने लगे। बताइए, हो गया ये पॉइंट? इंग्लिश में लिखिए इस पॉइंट को। अब मैंने आपको ये बता दिया था, रिजल्टिंग तक लिख लिया था। लिखें, अपार्ट फ्रॉम दिस, उसी के बाद कंटिन्यू कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, वेनिस एंड जेनोआ captured entire spice trade from Asia into Europe and they did not allow new nation state such as Portuguese and Spain to be a part of it. Thus the rise, thus to break the Italian and Ottoman monopoly on Asian trade, Portugal and Spain, कॉमा लगा के लिखिएगा, पुर्तगाल एंड स्पेन
started started searching for new sea route to reach India and Indonesia, to reach इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ब्रैकेट में लिखिए स्पाइस आइलैंड, इंडोनेशिया के ब्रैकेट में लिखिए स्पाइस आइलैंड। ठीक है, चलिए अब कंक्लूजन लिखेंगे आखिरी में। कोष्टक में मसाला द्वीप, देखिए मुख्य रूप से ये दोनों ही ज्यादा यात्राएं कर रहे हैं, अधिकांश जगह पुर्तगाल स्पेन यही लोग भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ के शासक। अब कंक्लूजन ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ये आपने पॉइंट लिखा तो यहां से आप कंक्लूजन इस तरह से, ये ठीक। चलिए कंक्लूजन लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश, इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कॉमा कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति, कॉमा सामंतवादी व्यवस्था का पतन, तथा पूंजीवादी व्यवस्था से प्रेरित राष्ट्र राज्यों की उत्पत्ति ने भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने आधुनिक भारतीय इतिहास पर अत्यंत गहरा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव डाला, अत्यंत गहरा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव डाला। हमेशा प्रभाव बताइए, तो हमने आखिरी में इसका प्रभाव बताया। इंग्लिश में लिखें thus rise of Renaissance, comma capitalism, comma mercantilism, and new nation state led the foundation of advent of Europeans in India,
which had sorry that had extremely great impact on on India's society, economy, and polity. India's society, economy, and polity in modern history. इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये आपका एक जवाब है। इस तरह का एक आंसर आप लिख सकते हैं जिसमें आपने एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया है, प्रॉपर आपने पॉइंट लिखे हैं। अब ये सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको सवाल दिया था कि आखिर यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आई, तो इसका ये जवाब है। हो सकता है इस सवाल को कुछ इस तरह से पूछ लिया जाए कि आप बताइए यूरोप में कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जिससे कंपनियां भारत आई। हो सकता है इसको ऐसे पूछ लिया जाए, किसी कंपनी का नाम ले दिया जाए कि पर्टिकुलर कंपनी के भारत आने के क्या कारण थे, है ना। तो एक प्रश्न और लिख लीजिए, इसी का उत्तर सेम ही है, आंसर सेम ही है, बस प्रश्न बदल जाएगा। तो प्रश्न लिखिए एक और आप लोग, इसी के नीचे क्वेश्चन लिखिए। 14वीं शताब्दी, सॉरी ऐसा लिखिए, 14वीं तथा 15वीं शताब्दी, 14वीं तथा 15वीं शताब्दी, 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले परिवर्तन, यूरोप में होने वाले परिवर्तन, यूरोप में होने वाले परिवर्तन यूरोपीय कंपनियों के, यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की पृष्ठभूमि थी। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की पृष्ठभूमि थी। इस फुल स्टॉप लगा दीजिए। इस कथन को स्पष्ट करें, इस कथन को स्पष्ट करें। इंग्लिश में लिखिए, द बैकग्राउंड, द बैकग्राउंड behind the advent of European companies in India, behind the European companies in India was, the background behind the European companies in India was Renaissance in Europe, in Europe in 14th and 15th century, 14th and 15th century। फुल स्टॉप और लिख दीजिए एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट, एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट। ठीक है, तो आंसर सेम होगा, बस प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया। ठीक, आंसर बिल्कुल सेम हो, आंसर नहीं बदलेगा। अंडरस्टूड? बताओ बात समझ में आई? कल मैंने समझाया था। हाँ, ये अच्छा सवाल है। जैसे गुंजन ने कहा कि सर अगर 150 125 वर्ड में लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है, तो हम किन पॉइंट को छोड़ सकते हैं। देखिए अभी तो चूंकि मुझे आपको समझाना था तो थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिखवाया आपको। आप इन्हीं शब्दों को कम कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में हमने डार्डवेल का कथन लिखा है, आप उस कथन को हटा सकते हैं। आप सीधा शुरू कर सकते हैं कि प्राचीन भारत और यूरोप के मध्य प्राचीन समय से ही व्यापारिक मार्ग उपलब्ध थे, पहला चेंज। दूसरा जो हमने कंक्लूजन लिखा है उसमें समरी और कंक्लूजन दोनों है। आप चाहें तो पहले हिस्से को हटा दीजिए, आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि इस प्रकार पुर्तगाल, तो बदल दीजिए कंक्लूजन कि इस प्रकार पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी जैसी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, जिन्होंने आधुनिक भारतीय इतिहास पर गहरा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव डाला। चेंज कर दीजिए ये कंक्लूजन, है ना। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है।
आप यहाँ चेंज कर देंगे, यहाँ चेंज कर देंगे। दूसरा, बीच में जो पॉइंट है उन्हें आप शॉर्ट कर सकते, उन्हें आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन जो है वो अभी धीरे धीरे आप लिखना सीखोगे। मेरा फोकस इस बात पर है कि मैं आपको बहुत अच्छा कंक्लूजन और इंट्रो लिखना सिखा दूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुख्य वाली जो जिसको हम मेन बॉडी बोलते हैं, मेन बॉडी आप लोग लिख लोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपको क्या लिखना है। यूपी पीसीएस में जो मुख्य परीक्षा के सवाल हैं वो सीधे होते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो बहुत घुमा फिरा करके नहीं पूछता है। तो मेन बॉडी लिखने में प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी आपको, प्रॉब्लम आपको जाएगी इंट्रो लिखने में और कंक्लूजन लिखने में। ठीक है, और जहां भी आपको लगे तो आप शब्दों को शॉर्ट कर सकते हैं, है ना, चीजों को शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में 125 या 200 जितने में भी आपसे पूछा जाए उसमें ये आंसर कंप्लीट हो जाए। बताइए समझ में आया? और धीरे धीरे सीखेंगे आप ये चीजें, धीरे धीरे आप ये चीजें सीखते जाएंगे दोस्तों। क्लियर है? ठीक है। देखिए, शब्द एक प्रकार से काउंट होते हैं, वर्ड एक प्रकार से काउंट होते हैं पूरे के पूरे। ठीक, चलो तो अगली हेडिंग लगाएंगे, अगले टॉपिक पर आएंगे दोस्तों अब हम। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लिखेंगे। अब अगली कंडीशन आप पहले समझें, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। अगला है 18वीं सदी, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया 1700 से 1799। 18वीं सदी में भारत की स्थिति, सिचुएशन ऑफ इंडिया इन 18th सेंचुरी, सिचुएशन ऑफ इंडिया इन 18th सेंचुरी, हेडिंग लगा लीजिए और फिर कुछ चीजों को समझिए। देखिए दोस्तों, भारत में जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो दो तरह से काम करेंगी। यूरोपीय कंपनियां, जो यूरोपियन कंपनीज हैं, इन्हें हम दो चरणों में बांट सकते हैं। जो इनका पहला चरण है जिसकी शुरुआत 1498 से होगी और ये चरण चलता रहेगा 1707 तक। ये पहला चरण है यूरोपीय कंपनियों का। और जो यूरोपीय कंपनियों का दूसरा चरण है उसकी शुरुआत 1707 से होगी और ये फिर 1961 तक चलता रहेगा, 1961 तक चलता रहेगा। देखिए दोस्तों, जो यूरोपीय कंपनियों का पहला चरण है, इस पूरे चरण में यूरोपीय कंपनियां सिर्फ और सिर्फ व्यापार पर फोकस करेंगी। उनका पूरा फोकस किस पर होगा, ट्रेड पर होगा, और वो उचित तरीके से व्यापार करने के प्रयास करेंगी। मतलब किसी भी प्रकार का बहुत एक्सट्रीम उनके पास एक्सपेंशन प्लान नहीं होगा। हाँ, पुर्तगाल कुछ थोड़ी बहुत हरकतें करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो भारत के लेवल पर एक्सपेंशन का प्लान कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये वो समय है जब पूरे भारत में एक सशक्त केंद्रीय व्यवस्था है। पूरे भारत में क्या है? एक सशक्त केंद्रीय व्यवस्था है। पूरे इंडिया में एक बहुत ही पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी है। कौन सी अथॉरिटी है? तो ये वो समय है जब उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में मुख्य रूप से मुगलों का शासन है। देखिए, आप जानते हैं कि 1526 में मुगल शासन की स्थापना हो जाएगी और मुगल पूरे इंडिया में, एक स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, एक बहुत ही पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी बन के रहेंगे। दूसरी ओर जो दक्षिण भारत है वहां पर भी विजयनगर साम्राज्य है। हालांकि विजयनगर साम्राज्य का 1600 के आसपास पतन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो इतना कमजोर नहीं होगा कि कोई भी उस पर अधिकार कर ले। तो ये समय यूरोपीय कंपनियों के लिए अनुकूल नहीं है कि वो भारत में बहुत जल्दी एक्सपेंशन कर लें। तो यहाँ पर उनका प्रयास होगा कि राजाओं के पास जाना, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनकी चाटुकारिता करना और राजाओं के पास जाकर के अधिक से अधिक अधिकार की प्राप्ति करना, मैक्स टू मैक्स जो आप ट्रेडिंग राइट ले सकते हैं उनको एक्वायर करना। लेकिन दोस्तों, जब दूसरा चरण शुरू होगा 1707, तो ये वो चरण है जब भारत में अब कोई भी पावरफुल, इंडिया में अब कोई भी पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है।
मुगल साम्राज्य, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, जो मुगल साम्राज्य है इस समय तक, जो मुगल एम्पायर है, वो तीन अलग अलग भागों में टूट चुका है, चार अलग अलग भागों में। एक हिस्सा तो मुगल ही रहा, दूसरा हिस्सा इसी से हैदराबाद बन गया, इसी से अवध का निर्माण हो गया, और इसी से बंगाल का निर्माण हो गया। और जो शक्तियां हैं, जो पुरानी शक्तियां हैं भारत की, उनका उदय हो रहा है। इंडिया की एंशंट जो पावर है उनका उदय हो रहा है, जैसे मराठा, क्योंकि अब औरंगजेब समाप्त हो चुका है, तो अब मराठा शक्ति को एक बार फिर से उदय होने का मौका मिलेगा। दूसरा राजपूत, तीसरा सिख। ये नई शक्तियों का उदय हो रहा है, मराठा, राजपूत, सिख। ये बहुत पहले से हैं, ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मुगल एम्पायर इतना पावरफुल था कि ये अपने पीक पर नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब चूंकि मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा, तो ये शक्तियां पीक पर आएंगी। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में भी चेंजेस होंगे। दक्षिण भारत में अब नए राज्य बनेंगे, जैसे मैसूर का उदय होगा, राइज ऑफ मैसूर होगा, ठीक है। उत्तरी सरकार, नदर्न सरकार का राइज होगा। कर्नाटक, याद रखिए कर्नाटक मतलब ये आज का कर्नाटक नहीं, ये जो कर्नाटक है ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र को कहा जा रहा है, ठीक है, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र को कहा जा रहा है। तो यहां भी नई शक्तियों का उदय हो रहा है, मैसूर का। तो अब इंडिया में आपको ये देखने मिलेगा कि अब भारत में एक सेंट्रल पावर नहीं है। और आप जानते हैं दोस्तों, एकता में बहुत शक्ति होती है। जैसे ही ये एकता खत्म होती है, अल्टीमेटली दूसरे लोग आप पर अधिकार करना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोग आपको कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाएगा कि ब्रिटेन जो कंपनी है, वो धीरे धीरे एक 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 राज्यों को कब्जा करती जाएगी और हर एक को हराती जाएगी। तो ये आपको समझना होगा कि ये कंडीशन है मुख्य रूप से 18वीं सदी की, और ये उससे पहले की। तो 18वीं सदी में भारत कैसा था, इस बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, उस मैप से आपको और क्लियर होगा। एक मिनट दीजिए, ये देखो, ये मैप इंडिया का 1700 से 1775 का मैप है। और अगर इस मैप को आप ध्यान से देखोगे, तो अब भारत में आपको बहुत सारी नई शक्तियां देखने के लिए मिलेंगी। जैसे यहां पर अगर आप आएंगे तो अवध देखने मिलेगा, ये अवध वाला क्षेत्र है। यहाँ आप देखिए, ये बंगाल वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये बंगाल वाला रीजन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ राजपूत शक्ति का उदय हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं, इतने में मराठा शक्ति है, ठीक है, ये मराठा शक्ति का उदय हो चुका है। यहाँ पर हैदराबाद के निजाम का डोमिनेंस है, हैदराबाद का निजाम है। ये गोवा है, जिन पर पुर्तगालियों का अधिकार हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए नदर्न, ये कर्नाटक है, दिस इज कर्नाटक, ओके, ये कर्नाटक है। ये मैसूर है, ये मैसूर का उदय यहाँ पर हो चुका है। ये त्रावणकोर का उदय हो चुका है, यहाँ त्रावणकोर है, और यहाँ नदर्न सरकार। तो इतने सारे राज्य आपको भारत में दिखाई देंगे। ऊपर जाएंगे तो सिख साम्राज्य बन चुका है। तो राजपूत, अवध, बंगाल, मराठा, उत्तरी सरकार, निजाम, यहाँ गोवा, यहाँ मैसूर, यहाँ ट्रैंकोबर, और यहाँ पर कर्नाटक। इतने सारे क्षेत्र भारत में बन चुके हैं। तो अब इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी रही ही नहीं। और अगर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहेगी, तो आप जान रहे हैं दोस्तों कि आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप बड़ी शक्तियों को नहीं रोक सकते, क्योंकि अब उन्हें पूरे साम्राज्य को नहीं हराना है, अब उन्हें बस इन सबको हराना है, एक एक करके। और वही किया। याद कीजिए, हमने सिलेबस में लिखा था और हमने पाया था कि पहले वो बंगाल जा रहे होंगे, उसके बाद वो मैसूर जा रहे होंगे, साथ ही साथ में वो मराठा में भी युद्ध लड़ रहे होंगे, यहाँ वो सिंध को कैप्चर करेंगे, यहाँ फिर उनका उद्देश्य सिख को कैप्चर करना होगा, फिर अवध पर गलत तरीके से अधिकार कर लेंगे, हैदराबाद वगैरह के साथ वो सहायक संधि व्यवस्था साइन कर लेंगे, मैसूर के साथ भी सहायक संधि व्यवस्था कर लेंगे। तो ऐसे करके एक 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 राज्य को वो जीतते जाएंगे, और ब्रिटेन जो है वो पूरे इंडिया को डायरेक्टली
और इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा। बहुत सारे हिस्सों पर ब्रिटेन डायरेक्ट रूल करेगा और बाकी हिस्सों पर जो ब्रिटेन है वो इनडायरेक्ट रूल करेगा। तो ये देखने के लिए मिलता है, ये कंडीशन है 18वीं सदी के भारत की, 18th सेंचुरी इंडिया की। अगर ये नहीं होता तो अनडाउटेडली जो ब्रिटिशर्स हैं वो कैप्चर नहीं कर पाते। और लग ये रहा था इस समय कि अब भारत में अगली शक्ति जो शासन करेगी वो शायद एक भारतीय शक्ति होगी, और उनका नाम था मराठा। क्योंकि मराठा बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा, पेशवाओं के अंडर में भी मराठा बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे छत्रपति के बाद पेशवाओं का शासन शुरू होता है, तो अच्छे तरीके से मराठा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो पानीपत का युद्ध होगा अहमद शाह अब्दाली के साथ, उसमें कमर टूट जाएगी मराठाओं की, और फिर ये तय हो जाएगा कि कम से कम मराठा तो अब भारत पर शासन नहीं करेंगे। अब भारत पर शासन दोबारा से कोई विदेशी करेगा, और वो विदेशी उभर करके आए अंग्रेज, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो एक सवाल यहां से बन सकता है कि 18वीं सदी के भारत पर एक लेख लिखें, या 18वीं सदी में भारत की परिस्थितियां किस प्रकार की थी, अंग्रेजों ने के आने से पहले भारत की स्थितियां किस प्रकार की थी। इस तरह के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। तो अब हम अगला टॉपिक जो लिखेंगे, आप लोग वो लिख रहे होंगे 18वीं सदी में भारत की परिस्थितियां, कंडीशन ऑफ इंडिया इन दी 18th सेंचुरी। बताओ पहले यहां तक समझ में आया आपको? ये बेसिक बात आपको समझ में आई? बताइए जल्दी से एक बार, क्लियर है? ठीक है, मैप के थ्रू थोड़ा और क्लियर हो जाता है, जैसे आप मैप देखते हैं ना तो और क्लियर हो जाता है। चलिए लिखना शुरू करेंगे अब। और फिर मुझे आपको वणिकवाद के बारे में भी लिखवाना है, एक लाइन लिखें। 18वीं शताब्दी से पूर्व, देखिए पहले आप इसमें इंट्रो लिखिए, इस तरह से जाएगा ये। पहले इंट्रो लिखेंगे, ठीक है, फिर हम एक चित्र बनाएंगे, मैं बता दूंगा कैसे बनाना है, और फिर एक एक को लिखना शुरू करें। ठीक है, चलिए इंट्रो लिखिए। 18वीं शताब्दी से पूर्व, 18वीं शताब्दी से पूर्व यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां, ठीक है, 18वीं शताब्दी से पूर्व यूरोपीय कंपनियां भारत में, भारत में मुख्य रूप से, मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी से पूर्व यूरोपीय कंपनियां भारत में मुख्य रूप से, मुख्य रूप से व्यापार पर, व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, जिसका मुख्य कारण, जिसका मुख्य कारण, जिसका मुख्य कारण भारत में मुगल जैसी, मुगल जैसी शक्तिशाली, शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था का होना था, मुगल जैसी शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था का होना। इंग्लिश में लिखें, बिफोर 18th सेंचुरी एडी, बिफोर 18th सेंचुरी एडी यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज वर, यूरोपियन कंपनीज वर फोकस्ड ऑन, यूरोपियन कंपनीज वर फोकस्ड ऑन, फोकस्ड ऑन
trade in India, trade in India due to due to due to the presence of due to the presence of powerful and centralized powerful and centralized मुगल मुगल रूलर्स। इसके बाद लिखें 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में भारत की निम्नलिखित परिस्थितियों भारत की निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण 18वीं शताब्दी में भारत की निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण यूरोपीय कंपनियों ने विस्तारवाद की नीति को अपनाया। यूरोपीय कंपनियों ने विस्तारवाद की नीति को अपनाया। ठीक है, इंग्लिश में लिखिए फॉलोइंग रीजंस फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ 18th century India following conditions of 18th century India forced European companies to follow expansion policy। ठीक है, अब यहां पे एक डायग्राम बनाएंगे इस तरह का। 18वीं सदी का भारत। राजनीतिक विखंडन, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, असमता मूलक समाज, इंग्लिश में नॉन एगैलिटेरियन सोसाइटी, प्रॉस्परस इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ठीक है, ये डायग्राम बनाएंगे आप। 18वीं सदी के भारत में राजनीतिक विखंडन, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। हमारा जो समाज है वो बटा हुआ है, आज भी बटा हुआ है, पहले भी बटा हुआ था। ठीक है, नॉन एगैलिटेरियन सोसाइटी है, नॉन एगैलिटेरियन असमता मूलक समाज है। हम जातियों में बटे हैं, हम गोत्रों में बटे हैं, हम वर्ण में बटे हैं, फिर हम धर्म में बटे हैं, हर जगह बटे हुए हैं। तो हमको तोड़ना आसान है ना, तोड़ना आसान है। और फिर यहाँ पर क्या है, सशक्त आर्थिक संसाधन, हमारे पास फ्लोरिश इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, जिसकी वजह से यूरोपीय कंपनियां और ज्यादा अट्रैक्ट होंगी इंडिया में। ठीक, अब क्या करें, जैसे ही आपने ये डायग्राम बना लिया दोस्तों, अब एक एक को लिखना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पहला पॉइंट आप लिख दें, राजनीतिक विखंडन, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन। इसमें 2-3 पॉइंट लिखेंगे। चलिए लिखिए इसमें 2-3 पॉइंट। नहीं, मैं बोलते जा रहा हूँ इंग्लिश में, तो परेशान नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए लिखिए, मुगल साम्राज्य के पतन से, इसमें पहला पॉइंट लिखें आप लोग, मुगल साम्राज्य के पतन से असमता मूलक समाज, नॉन एगैलिटेरियन सोसाइटी। मुगल साम्राज्य के पतन से केंद्रीय शक्ति का अभाव, उसके ऊपर लिखा है 18वीं सदी का भारत। मुगल साम्राज्य के पतन से
केंद्रीय शक्ति का अभाव तथा राजनीतिक बिखराव। राजनीतिक बिखराव। इंग्लिश में लिखें, लैक ऑफ सेंट्रल पावर, लैक ऑफ सेंट्रल पावर एंड पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू दी decline of Mughal Empire, due to the decline of Mughal Empire। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, नवीन राज्यों जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध का उदय। नवीन राज्यों जैसे बंगाल, हैदराबाद व अवध का उदय। rise of new states such as Bengal, Oudh and Hyderabad। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, इसमें थर्ड पॉइंट लिखिए, राजपूत सिख तथा मराठा, राजपूत सिख तथा मराठा जैसे, राजपूत सिख तथा मराठा जैसे नवीन शक्तियों का उदय। राजपूत सिख तथा मराठा जैसी नवीन शक्तियों का उदय। राइज ऑफ न्यू पावर सच एज मराठा सिख एंड राजपूत। ठीक, अब ये पहला पॉइंट लिखा था, इसके सब पॉइंट लिखे। अब ये दूसरा पॉइंट होगा आपका, जिसमें आप लिखेंगे आ समता मूलक समाज। देखो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। क्या है कि जो फैक्चुअल चीजें हैं वो अभी जैसे हम पुर्तगाल पढ़ेंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। उसमें क्या है कि मुझे आपको फैक्ट्स ही फैक्ट्स बताने हैं कि ये आया, उसने क्या किया। लेकिन प्रश्न ऐसे जब आएंगे, इनकी तैयारी कीजिए आप। ठीक है, अब उसने एकदम से आपसे प्रश्न पूछ लिया कि 18वीं शताब्दी का राजनीतिक विखंडन यूरोपीय कंपनियों के विस्तार के लिए जिम्मेदार था, इस पर टिप्पणी कीजिए, तो फिर समस्या होगी कि नहीं होगी। तो हमें ऐसे प्रश्नों की तैयारी करनी है। समय हमें उन चीजों पर देना है जो आपको नहीं पता, क्योंकि क्या है, मेरा ये मानना है कि फैक्चुअल बातें पढ़ना आसान है, और कई बातें मैं आपको नोट्स में भी दूं तब भी पढ़ना आसान है, और आप भी जानते हैं फैक्चुअल बातों को, है ना। हम पढ़ेंगे फैक्ट्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा फोकस इन पर कीजिए। ये चीजें जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी, ठीक है, तो इन पर आप विशेष फोकस करें। अभी समय है तो आंसर रेगुलर बेसिस पर लिखें, और ये सीखें कि जैसा हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं क्या वैसे ही आप आंसर लिख सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो अगला लिखें, असमता मूलक समाज, नॉन एगलिटेरियन सोसाइटी, नॉन एगलिटेरियन सोसाइटी। इसमें लिखिए, भारतीय समाज अत्यधिक विभाजित था। भारतीय समाज अत्यधिक विभाजित था। इंडियन सोसाइटी was highly divided, पहला पॉइंट। अगला दूसरा लिखें, समाज में धर्म कॉमा वर्ण व्यवस्था कॉमा जाति व्यवस्था तथा गोत्र व्यवस्था
गोत्र व्यवस्था के आधार पर अत्यधिक विभाजन था, के आधार पर अत्यधिक विभाजन था। सोसाइटी वॉज स्ट्रिक्टली डिवाइडेड, सोसाइटी वॉज strictly divided based on caste, religion, वर्ण, कास्ट, रिलीजन, वर्ण एंड गोत्र। तीसरा पॉइंट लिखिए, महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, जिसका प्रमुख कारण बाल विवाह, कौमा बहु विवाह, बाल विवाह, कौमा बहु विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, अशिक्षा इत्यादि था। इंग्लिश में लिखें, कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी पुअर, कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी पुअर ड्यू टू the presence of child marriage, polygamy, sati, illiteracy, etc. ठीक है, तो ये समाज की कंडीशन है। पर्दा प्रथा जानते हैं आप लोग, सभी लोगों को पता होगा, है ना। पर्दा प्रथा, घूंघट वगैरह करना बहुत बढ़िया जाता। दूसरा आपको वो भी पता होगा, बहुविवाह समझते हैं ना, ठीक है। बहुविवाह का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? एनीबडी? चलिए क्या मतलब है बहुविवाह का? और सती है मतलब विधवा पुनर्विवाह तो नहीं है, विडो रीमैरिज तो नहीं है। ये बताइए क्या होगा? अनेक विवाह, एक से अधिक विवाह करने को क्या बोलते हैं? बहुविवाह बोलते हैं, पॉलीगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इतनी सारी कुप्रथाएं चल रही हैं। देखिए, मैं अभी एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तो वहां भी हम इसी बारे में बात कर रहे थे, और आपको भी एक अच्छा आइडिया मैं दे रहा हूँ कि किसी भी समाज की, एक इतिहासकारों ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, किसी भी समाज की अगर आप स्थिति को देखना चाहते हैं तो उस समाज में महिलाओं की स्थिति देखिए। अगर समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो आप उस समाज को सभ्य और विकसित समाज कहेंगे, और जिस समाज में महिलाओं की स्थिति बुरी है उसे आप असभ्य और पिछड़ा हुआ समाज कहेंगे। देखिए, हो सकता है कि कोई देश ऐसा हो जहां बहुत सारे आर्थिक संपन्नता हो, संसाधन हो, लेकिन दूसरी ओर वहां महिलाओं के अधिकार बिल्कुल ना हो, तो ऐसे देश को आप असभ्य समाज कहेंगे, आप नॉन सिविलाइज सोसाइटी कहेंगे। अमेरिका बहुत पहले आज़ाद हो गया था, लेकिन अमेरिका को आज़ादी मिलने के बाद बहुत समय तक महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं, ब्लैक्स को राइट्स नहीं दिए गए। तो ये बताता है कि आप इकोनॉमिकली कितने भी प्रॉस्परस हो जाएं, लेकिन आपकी सोसाइटी में अगर विमेन कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपकी सोसाइटी को हम पिछड़ा हुआ समाज ही कहेंगे, हम नॉन सिविलाइज सोसाइटी ही कहेंगे। क्लियर? तो ये एक पैमाना होता है समाज को जज करने का। किसी भी घर को, आप किसी भी घर को जज करना चाहते, ये मैं बहुत अच्छा आपको आइडिया दे रहा हूँ। इवन आप किसी परिवार के बारे में पता करना चाहते हैं, देखिए वहां पर महिलाओं की स्थिति कैसी, क्या उन्हें पढ़ाई का अधिकार है। हम उल्टा जज करते हैं,
पता है, हमारा जजमेंट करने का तरीका उल्टा रहता है। हम ये जज करते हैं कि अगर एक घर की महिला घर का काम करने के अलावा बाहर जॉब करने के लिए जा रही है, उसने अगर जीन्स का पैंट पहन लिया शादी के बाद, तो हम उल्टा जज करेंगे। हम कहेंगे देखो कितना बेकार परिवार है, कितने असभ्य लोग रह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चरित्रहीनता का टैग दे देंगे। अरे मूर्खो, तुम्हें तो उल्टा सोचना चाहिए कि उस परिवार के बारे में सोचिए जिस परिवार ने अपनी बच्ची को पढ़ाया, अपनी बच्ची को इतना काबिल बनाया कि वो जॉब करने लगे, और जिस घर में उसकी शादी हुई उस घर के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जाकर के बाहर जीन्स का पैंट पहन के ही जाए और अपनी जॉब करे। जाने दो उसे जॉब पर, करने दो उसे काम, ग्रो करने दो। तो ये तो दिखाता है कि दोनों, जो पति का परिवार है और जो उसके माँ बाप का परिवार है, वो कितना सभ्य है, कितना ज्यादा सिविलाइज्ड है कि उसने इतने अधिकार अपनी बच्ची को दिए। तो ये उल्टा सोचते हैं, और हमारे यहाँ क्या उल्टा सोचेंगे। पहली आजकल शर्त ये होती है, कई जगह मैं देखता हूँ शादी के लिए, नहीं आप शादी के बाद काम नहीं करोगे, आप शादी के बाद पढ़ाई नहीं करोगे। ये पहली शर्त होने लगी है। ठीक, तो ये चीजें भी कई बार निकल के आती हैं। उल्टी सोच है, बोलते हैं ना, उल्टी सोच है कई बार। ठीक। तो ये है, बिल्कुल ये चीजें होती हैं। और जिस मतलब इस साइड जहां मैं हूं, तो कई बार ये चीजें मुझे देखने मिल जाती हैं। अगला लिखे, तीसरा, सशक्त, सशक्त आर्थिक आधार, फ्लोरिस्ट इकोनॉमी, फ्लोरिस्ट इकोनॉमी, और इस तरह से लिख लीजिए, फ्लोरिस्ट इकोनॉमी। बुर्जुआ का मतलब होता है, देखो दो वर्ग हैं, एक है सर्वहारा और एक है बुर्जुआ। बुर्जुआ मतलब है मध्य वर्ग जो शासन कर रहा है, और सर्वहारा वर्ग का अर्थ होता है कि जो शासित हो रहा है, जिसमें किसान और मजदूर आते हैं। ठीक है, इसमें आप लिखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए। भारत, भारत, इसमें ये वाला तीसरा पॉइंट, सशक्त आर्थिक संसाधन, सशक्त आर्थिक आधार। ठीक है, संसाधन लिखिए इसमें पहला पॉइंट। भारत विश्व की, भारत विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था है। इंडिया इज द, इंडिया इज द मोस्ट प्रॉस्परस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा लिखें, बंगाल, बंगाल और कर्नाटक का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है। बंगाल और कर्नाटक का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है। बंगाल और कर्नाटक का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है। मैं इस पर आऊंगा, क्या नाम है अभी, संजीव, आई टॉक अबाउट दिस। ठीक है, एक पॉइंट और लिखवा दूं मैं आपको। और तीसरा पॉइंट लिखिए, 1700 में, 1700 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान, भारत का योगदान 24% था। भारत का योगदान 24% था, जो जो 1947 में कम होकर, जो 1947 में कम होकर 4% रह गया। 4% रहेगा। इस पॉइंट को हाईलाइट करो और हर जगह यूज करना है इस पॉइंट को। जहां भी आप ब्रिटिश पॉलिसीज के बारे में लिखोगे कि भैया 1700 में इंडिया पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में 24% कंट्रीब्यूट करती थी, और जब अंग्रेज भारत से गए तो हम 4% से भी कम कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ठीक है, ये अंग्रेजों ने हमारा हाल किया है, ये ब्रिटिशर्स ने हमारा हाल किया है। ठीक, तो ये पूरा एक आंसर आपका बन गया। अगला टॉपिक जो कल हम पढ़ेंगे वो रहेगा पुर्तगाल। छोटा टॉपिक है
बहुत सारी बातें नहीं पढ़ना है, गवर्नर वगैरह के बारे में पढ़ना है, प्रभाव पढ़ना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कल फैक्चुअल क्लास होगी, कल कंसेप्चुअल क्लास नहीं है, कल आपकी मुख्य रूप से एक फैक्चुअल क्लास है। अब अभी मेरे पास एक संजीव ने कमेंट किया कि सर लड़कियां इसका मिसयूज भी करती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्त, सिर्फ एक सवाल। आपने जो अधिकार पुरुषों को दे रखे हैं समाज में, क्या पुरुष उसका मिसयूज नहीं करते? बस इतना बता दीजिए और फिर आपको अपना जवाब खुद मिल जाएगा। जब भी हम ये कहते हैं ना कि महिलाएं इसका मिसयूज कर रही हैं, आप पुरुषों को भी तो देखिए, वो भी तो मिसयूज कर रहे हैं। तो यार अधिकार तो दोगे ना आप, या फिर कल से पुरुषों पर पाबंदियां लगा दो, पाबंदी लगाओ पुरुषों पर कि भैया पुरुष घर से बाहर इतने समय तक नहीं निकलेंगे, इतने बजे घर आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी सोच है, ध्यान रखिए। पहली बात तो आप अधिकार देने वाले कोई होते नहीं हैं, ये अधिकार मानव अधिकार हैं जो सबको मिलने चाहिए। कोई इसका किस तरह इस्तेमाल करता है वो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत राय है, लेकिन एज सिविलाइज सोसाइटी आपको अधिकार देना पड़ेगा। अगर आप महिलाओं को अधिकार नहीं दे सकते तो पुरुषों के अधिकारों को भी छीन लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो फिर वो भी मिसयूज नहीं करेंगे। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, ये तो लाइफ में वही बात हो गई कि यार रिस्क है ये काम करने में तो काम ही मत करो। एग्जाम की जो तैयारी आप कर रहे हो उसमें भी रिस्क है, लेकिन आपने रिस्क लिया है ना। दैट्स इट। मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, यही मैं पूछने वाला था, क्या नाम है, रौनक, कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आई कैन टेक क्लास अप टू 10, है ना, हम 10 बजे तक क्लास कर सकते हैं और मैं अपनी एनसीईआरटी की क्लास पर आधा घंटे आगे बढ़वा दूंगा। ठीक, 10 बजे नहीं तो 15 मिनट और आगे हम कर सकते हैं कल से, इतना तो कर ही सकते हैं, 45 तक कर लेंगे क्लास को कोशिश करके। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।